स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे जियोपॉलिटिक्स के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तरफ है वेस्टर्न कंट्रीज, G7 कंट्रीज, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भारत और चाइना जैसे देश रशिया से ऑयल ना खरीदें, लेकिन दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि यहाँ पर जो ऑयल का एक्सपोर्ट है भारत को, चाइना को, ये ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इस बीच में यहाँ पर भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ये आप देख सकते हो, PM नरेंद्र मोदी बैक्स इकोनॉमिक एनर्जी टाइज विथ रशिया। तो ये कब हुआ, क्या बोला गया, कौन सा फोरम था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल स्पीच दिया, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज UPSC का जो पूरा कोर्स था उसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश PSC का पूरा कोर्स। अगेन UPSC की तरह ही यहाँ पर इस पूरे कोर्स को काफी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है। आपको अगेन सेम कोड इस्तेमाल करना है, अंकित लाइव। अगर आप UPSC के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको काफी हेल्प करेगा। पूरा स्केड्यूल पहले ही यहाँ पर दे दिया गया है। अगेन यहाँ पर आपको लाइव सेशन कराए जाएंगे, नोट्स दिया जाएगा, ज्ञानवाणी सेशन होगा, एक्सपर्ट्स के द्वारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो तैयारी होती है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 17 सितंबर से। सो डोंट मिस दिस अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आपको MCQ अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल वेडनेसडे की बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन विथ रशिया, इसको और ज्यादा बैक किया। यह कहा कि रशिया के साथ हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद व्लादिमीर पुतिन के सामने कही हैं, मतलब कि वर्चुअली कही हैं, जो डिजिटल के माध्यम से आजकल ज्यादातर जो समिट हो रहे हैं कोविड पैंडेमिक के बाद कुछ ऐसा ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया इज कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया ऑन आर्कटिक इश्यूज। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से जो आर्कटिक है, जो रशिया का एक बड़ा हिस्सा नदन साइड में आपने देखा होगा आर्कटिक से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो उसमें भारत यहां पर रशिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, क्योंकि हमें यहां पर पता है कि जो एनर्जी का पूरा सेक्टर है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें भारत मदद कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो सब कुछ बोला गया है PM मोदी जी के द्वारा, यहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्चुअली इन दी सेशन ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या। देखिए, ये एनुअल इंटरनेशनल फोरम है जो कि रशिया के व्लादिवोस्टॉक में यहां पर होता है, हर साल होता है। अगर आप देखोगे ना, ये रशिया तो बहुत बड़ा फैला हुआ है, पूरा यूरोप से लेकर यहां से अगर आप देखिए तो ईस्टर्न साइड में, तो रशिया इसको बेसिकली कहता है रशिया फार ईस्ट। ये जो पूरा एक प्रकार से रशिया का मेन मकसद है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन अगर आप देखो तो रशिया का वेस्टर्न साइड में है, राइट, लेकिन ईस्टर्न साइड उतना अभी डेवलप नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, साइबेरिया का पूरा इलाका आ जाता है, वेदर कंडीशंस बहुत हार्श हैं। तो इसको देखते हुए ये पर्टिकुलर रीजन को डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा, जो क्रूड ऑयल हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, कोयला हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए रशिया ने 2015 में ये पूरा समिट जो है उसको एनकरेज किया था और इसको बोला गया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और जाहिर सी बात है, भारत जो है क्लोज पार्टनर होने की वजह से रशिया के साथ हमेशा यहाँ पर हर साल यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। और यही वर्चुअल एक समिट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने इसके दौरान ही, इस पूरे पार्टिसिपेशन के दौरान ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम पॉलिसी की बात करें तो भारत ने जो पॉलिसी लॉन्च की है एक्ट फार ईस्ट, देखो क्या हुआ था, नरसिम्हा राव जी के समय के बाद से आपने देखा होगा कि लुक ईस्ट की पॉलिसी स्टार्ट की थी भारत ने, ठीक है, लुक ईस्ट आया था। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 के बाद इलेक्ट होने के बाद हमने क्या लेकर आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब एक्ट करना है, सिर्फ लुक नहीं करना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ जाना है। लेकिन यहां पर 2019 में PM मोदी ने जब वो फिजिकली गए थे व्लादिवोस्टॉक में, जो समिट हुआ था ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, उसमें यहां पर उन्होंने अनाउंस किया था
एक्ट फार ईस्ट, मतलब कि हमारा जो अब कर्तव्य होगा वो सिर्फ ईस्टर्न साइड में नहीं, हम एक्ट फार ईस्ट की तरफ जाएंगे और यहां पर हम किस तरह से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ज्यादा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पर अगर मान लो मेंस में कहीं क्वेश्चन आ जाता है एक्ट फार ईस्ट है क्या, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम रशिया का जो फार ईस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हम अपने पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत जो है वो रशियन फार ईस्ट में, वही एक्ट फार ईस्ट या फिर रशिया का फार ईस्ट हो गया, उसमें यहां पर उसके वेरियस फील्ड में एक प्रकार से अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। और अब तो हमारा जो रिलेशन है वो स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर हो चुका है भारत और रशिया के बीच में। इसके अलावा कल यहां पर पीएम मोदी ने स्टील सेक्टर को भी बोला, क्योंकि आपको समझना है कि एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल के साथ साथ कोयला भी तो एनर्जी सेक्टर में आता है, क्योंकि उसी से एनर्जी निकलती है और हम कई सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रशिया हमें बड़ी मात्रा में जो कोयला है वो दे सकता है, जिसकी वजह से हम स्टील इंडस्ट्री में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां पर यह भी कहा कि टैलेंट है भारत के पास जो कि रशिया के डेवलपमेंट में काम आ सकता है, जो प्रोफेशनलिज्म है इंडियंस का वो वहां पर जा सकते हैं रशिया के फार ईस्टर्न साइड में, और जाते भी हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कई लोग स्टडीज से लेकर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और वहां पर जाकर काम भी करते हैं। तो ये रशिया के काफी काम आ सकता है क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां पर कनेक्टिविटी की भी बात की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपको पता ही है किस तरह से चबहार पोर्ट के माध्यम से ऊपर हम रशिया की तरफ जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपने एक और चीज सुना होगा, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर। ये क्या है, बेसिकली अगर मान लो कोई सामान हमें मंगाना है रशिया के ईस्टर्न साइड से, तो रादर देन उसको पूरा यहां से घूम कर आना पड़े, क्यों ना हम ये व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई में यहां पर चीजों को मंगा सकें। तो ये कम समय लगता है। तो ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है इसको लेकर उन्होंने बोला। और साथ ही साथ नदन सी रूट क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला जो सी रूट से ऊपर जाता है, ये आपका आर्कटिक होते हुए, तो उसको नदन सी रूट बोला गया। तो ये सब कनेक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों देश के डेवलपमेंट में, हमारे फ्यूचर में। तो इसको लेकर भी एम्फसाइज किया गया है। खैर जो भी है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है। पीएम मोदी का ये जो स्टेटमेंट आया है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करेंगे रशिया के साथ और बढ़ाएंगे, इसका सिग्निफिकेंस आपको इससे समझ में आएगा कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बार बार भारत और चाइना को प्रेशर कर रहा है कि हम G7 के साथ जो इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट करें। अब देखो G7 के अंदर कौन से विकसित देश आते हैं, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान। पहले रशिया भी हुआ करता था, G8 कहते थे, लेकिन रशिया को बाहर कर दिया गया। तो यहां पर ये जो G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने प्रपोजल ये लाया है कि यहां पर रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैपिंग कर दी जाए, कि रशिया से जो भी हम मान लो ऑयल खरीदते हैं, मान लो हम ऑयल खरीद रहे हैं $90 पर बैरल में, लेकिन इन्होंने कहना है कि नहीं, हम $50 से ज्यादा पेमेंट ना करें। अब इससे होगा क्या कि रशिया जो है उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑयल निकालने का भी तो कॉस्ट लगता है, तो रशिया को एक प्रकार से नुकसान होगा। तो G7 ये चाहता है कि यहां पर प्राइस कैप कर दिया जाए, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है रशिया, वो प्रॉफिट का इस्तेमाल वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। रशिया जो है यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहा है। तो G7 कंट्रीज और कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत और चाइना पर चाहते हैं कि हम रशिया के ऊपर प्राइस कैपिंग कर दें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ऐसा करेगा। देखो, जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से भारत ने बड़ी मात्रा में ऑयल हम मंगाना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी कि कितना क्या ऑयल है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं तो जब ये अनाउंसमेंट किया गया G7 कंट्रीज के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, कि रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप कर देना चाहिए, तो पुतिन ने उसी समय अनाउंस कर दिया कि जो भी कंट्री अगर प्राइस कैपिंग करेगा हमारे ऑयल के ऊपर तो हम उनको ऑयल नहीं बेचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि भारत ऐसा करेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता यहां पर। और जाहिर सी बात है, भारत यहां पर ये प्राइस कैपिंग वाले इनिशिएटिव में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली यही देखने को मिलता है, ये जाहिर सी बात है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो हमारे इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनसे यहां पर सवाल पूछा गया कि क्या भारत जो है वो प्राइस कैपिंग की तरफ जाएगा, क्या उन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाएगा। तो आप देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि देखिए, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें केयरफुली देखनी हैं, लेकिन यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि क्या मॉरली आप यहाँ पर रशिया के ऊपर प्राइस कैपिंग करेंगे, तो हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लियरली कह दिया कि भारत विल कंटिन्यू, इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम रशिया। तो यहां पर भारत जो है ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाएगा। तो एक प्रकार से साफ दिख रहा है यहां पर कि भारत जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है, एटलीस्ट प्राइस कैपिंग के मामले में।
हाँ, ये हो सकता है कि जो हम ऑयल मंगा रहे हैं रशिया से, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। किसी महीने हम ज़्यादा मंगाएं, किसी महीने कम मंगाएं। डिपेंड करता है कि यहाँ पर लॉजिस्टिकल कॉस्ट कितना है, क्योंकि अगेन अगर हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम पड़ता है, रशिया से मंगाते हैं तो ज़्यादा पड़ता है। अगर मैं इंडिया के ऑयल इंपोर्ट की बात करूँ तो मई के महीने में अप्रैल के मुकाबले हमने 4.7 टाइम्स ज़्यादा ऑयल मंगाया था। लेकिन जुलाई के महीने में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर रशिया से जो ऑयल हम मंगा रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, करीब 4 लाख बैरल्स पर डे के आसपास। और जुलाई के महीने में लगभग 7.3% हमारा जो ऑयल है रशिया से वो यहां पर कम आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि रशिया इस समय सेकंड नंबर पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा हम ऑयल जो है इराक से मंगाते हैं। सऊदी अरब जो है वो थर्ड नंबर पर चला गया। आई एम श्योर कि ये सब आप सबने देख रखा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो कल हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन वॉर का भी जिक्र किया कल। इनफैक्ट यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कहना था कि जिस प्रकार से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विश्व भर में फूड ग्रेन को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, फ्यूल को लेकर शॉर्टेजेस हो रखी हैं, तो ये डायरेक्टली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट करता है। ऑलरेडी कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी और वापस से यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर इंपैक्ट हुआ और भारत जैसे जो देश हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से इस पूरे वॉर को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये पुतिन के सामने डायरेक्टली पीएम मोदी ने ऐसा बोला भी था। खैर जो भी है, आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कंक्लूजन ये निकलता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सारी चीज़ों के बाद जो है अगले हफ्ते जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं उज्बेकिस्तान में। क्यों? एससीओ की समिट होनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, इसकी समिट होनी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो डायरेक्टली पुतिन से मिल सकते हैं और मे भी हो सकता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिले। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बार ऐसा होगा कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो अपने देश के बाहर जा रहे हों आफ्टर कोविड होने के बाद अभी तक वो विदेशी दौरे पर नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या वो कंसंट्रेटेड रहेंगे, लेकिन फाइनली वो जा रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, ये देखना बाकी होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी चल रहा है वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एससीओ की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा एससीओ का फाउंडर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी के बाद यहाँ पर यूपी पीसीएस की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। 17 सितंबर से ध्यान रखिएगा, ये पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप कि ये जो भी आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस वाले, आप इसके अंदर एनरोल कराएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।